मैं गृहिणी रही हूँ और हूँ, आज भी मैं गृहिणी ही हूँ। बस लेखन मेरा शौक़ रहा है और उस शौक़ को मैंने धीरे धीरे इस तरीके से किया कि वो प्रकाशित होने लगा। तो उसने मुझसे ये कहा एक बार कि अम्मा आप क्या लिखते रहते हो? तो मैंने कहा बस ऐसी कुछ कुछ अपनी कहानियाँ और वो करते हो। उसने पढ़ा तो उसने मुझसे बोला कि इसको आप सोशल मीडिया पे डालिए। सबसे पहली प्रकाशित जो रचना है वो कहानी थी और कहानी का नाम था अम्मा। वो जनखबर लाइव पे प्रकाशित हुई। कहानी को मैं ये कहूँगी कि हमारे आसपास जो मुद्दे होते हैं, हमारे समाज से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो कहानी का रूप वही धर के आती हैं। एकदम काल्पनिक रूप से तो हम नहीं कह सकते कि कहानी पूरी कल्पना की ही कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना कहानी नहीं होती है। या कोई ऐसा मुद्दा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो वो आपकी कहानियों में होते हैं और उनको बुनने बुनने का काम एक कथाकार का होता है। ये इसके लिए मुझे कई बार बहुत सारे शब्द ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारी मतलब अपने विचारों को उथल पुथल करना पड़ता है कि नहीं इस तरीके से करूँगी तो ये नहीं आएगा, ये करूँगी तो ये नहीं आएगा। इसको करने के लिए मैंने अपने उपन्यास के हर खंड का, जैसे पहला दूसरा तीसरा जो भी खंड है, हर खंड की शुरुआत में भी इस चीज़ को रखा है कि पहला शब्द जो उससे शुरू हुआ है वो या सा है या शाह है। इनसे ही मैं शुरू करती हूँ और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि विचार एक बार ही आ गए, विचार आना एक अलग बात है, लेकिन उन विचारों को मंथन करके उन्हें एक रूपरेखा पहनाना और उसके लिए भी एक किसी खास शब्द को लेना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल मुझे अच्छी लगती है। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और डिजिटल युग के भी दो पहलू। अगर इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसने हमारी रीचिंग बढ़ा दी है। हम एक क्लिक के साथ अपनी रचनाएं कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। ईमेल ने हमें यहाँ बैठे बैठे जाने कहाँ के लिए एक सेकंड का काम है मेरे लिए। और इसलिए डिजिटल तो युग किसी भी चीज़ के लिए ख़राब तो नहीं है और साहित्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है और उसके पीछे की जो एक आधी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन मेरे लिए तो डिजिटल होना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी रचनाएं जब पहुंचने लगी संपादक तक तो संपादक उसको पढ़ने लगा। बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि हर जगह कंपटीशन होते रहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ये नहीं कह सकते आप कि कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और बहुत जगह कंपटीशन, ये छोटी छोटी पत्रिकाएं, बड़ी पत्रिकाएं सभी कंपटीशन कराती हैं और इनकी लिंक ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे आते हैं। आप थोड़ा सा सजग रहिए, उनको देखते रहिए। अगर वो कंपटीशन आपको मिलते हैं, आपको छोटा से छोटा कंपटीशन हो, उसको आप ज़रूर वहाँ पे अपनी रचनाएं भेजिए। और क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपनी रचनाएं संपादकों तक पहुँचाई। कि हर जगह रचना भेजने से प्रकाशित ही हो जाती नहीं होती, बहुत जगह से रचनाओं का रिजेक्शन भी आता है और रिजेक्शन देख करके थोड़ा सा मन परेशान होता है। वो होता है कि क्या कमी रह गई, कुछ तो रहा होगा, लेकिन फिर नए सिरे से लग जाती हूँ कि नहीं करती हूँ, प्रयास करती हूँ। अच्छा, एक बात और, आजकल एआई भी खूब लिख रहा है। जी जी। तो ऐसे में साहित्यकारों का और सृजनकर्ताओं का क्या होगा? इस समय हम दो धारी तलवार पे चल रहे हैं। एआई अपना कर रहा है, हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य हमेशा मशीनों से श्रेष्ठ ही रहा है और आगे भी रहेगा। नमस्कार, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीवन की झलक में हम आपको रूबरू कराते हैं उन जानी मानी हस्तियों से जिन्होंने किसी खास विधा में अपना परचम लहराया है। ऐसे ही एक नायाब मोती को आप सबके बीच आज हम लेकर आ रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में मास्टर्स किया है। आपको तमाम बड़े सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शारदेय सम्मान, विश्व हिंदी रचनाकार मंच से काव्यामृत सम्मान, KG साहित्य से सारथी सम्मान, LCWW कहानी प्रतियोगिता में 23 और 24 में 2 बार प्रथम पुरस्कार मिला है। मातृ भारती लघु उपन्यास प्रतियोगिता में उपन्यास सुलोचना को प्रथम पुरस्कार। सारंगा नाम से लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुआ है। आपका एक बहुत ही चर्चित उपन्यास पन्नी भी प्रकाशित हुआ। दैनिक जागरण, नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, रूपायन, कथाक्रम,
रचनाकार मंच, अभिव्यक्त प्रकाशन, जन खबर लाइव, वनिता, सरिता, HPS पत्रिका, सोच विचार, विभोम, स्वर, गोमती, सरस सलिल, नूतन कहानियाँ, प्रणाम पर्यटन, सर्व शिक्षा अभियान की पत्रिका, प्रेरणा, राजभाषा, अनुभाग, पटना की पत्रिका, रेशम वाणी, कलमकार मंच और बाल पत्रिका, चिरैया एवं देवपुत्र आदि कई पत्र पत्रिकाओं में अनेकों बार रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। पिट्सबर्ग अमेरिका की ई पत्रिका सेतु में बहुत बार आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। रेडियो अमेरिका से आपकी कई लघु कथाओं का प्रसारण भी हुआ है। आपने पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के उप संपादन का भी कार्य किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन पत्रिका अविरल की प्रधान संपादक भी रही हैं। इंडिया वॉच चैनल पर आपका काव्य पाठ भी कई बार हुआ है। BR रेडियो से साक्षात्कार का प्रसारण, गाथा ऐप से कहानी पाठ, गाथा मंच पर कथा पाठ, दूरदर्शन लखनऊ से आपका इंटरव्यू हुआ है। इसके अलावा इनकी कहानियों का नाट्य मंचन भी होता रहा है। ज्योत्सना जी, जीवन की झलक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्योत्सना जी, आप जो हैं बहुत अच्छी साहित्यकार हैं और आप बहुत कुछ लिखती हैं, कहानी, लघु कथा, उपन्यास और कभी कभी कविताएं भी लिखती हैं। तो वैसे आप एक गृहिणी रही हैं और वहाँ से आपका जो साहित्यिक क्षेत्र में प्रवेश है वो कब और कैसे हुआ? मैं गृहिणी रही हूँ और हूँ, आज भी मैं गृहिणी ही हूँ। बस लेखन मेरा शौक़ रहा है और उस शौक़ को मैंने धीरे धीरे इस तरीके से किया कि वो प्रकाशित होने लगा। प्रयास करती रही, उस प्रयास में ही वो प्रकाशित होने लगा। सन 13 में मैं हरदोई से, मेरा होम टाउन है हरदोई, वहाँ से मैं लखनऊ आई थी और लखनऊ में अपने बेटे को पढ़ाने के लिए आई। फिर यहाँ पे मैंने वो हाई स्कूल की तैयारी कर रहा था। मैं ये सन 17 की बात बता रही हूँ। सन 17 में वो हाई स्कूल की तैयारी कर रहा था। तब मैंने जो है उससे बैठी रहती थी उसके साथ, वो पढ़ता रहता था, मैं बैठी रहती थी। तो उसने मुझसे ये कहा एक बार कि अम्मा आप क्या लिखते रहते हो? तो मैंने कहा बस ऐसी कुछ कुछ अपनी कहानियाँ और वो करते हो। उसने पढ़ा तो उसने मुझसे बोला कि इसको आप सोशल मीडिया पे डालिए। तो मैंने कहा सोशल मीडिया पे कैसे डलता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता। फिर उसने मुझे से थोड़ा सा हिंट किया, फिर मैं डालने लगी। इस तरीके से मैं लेखन में लोगों तक पहुँची हूँ। अच्छा। पूरा। और लिख मैं अपनी कहानियाँ काफ़ी पहले से रही थी पूरे से, लेकिन पहला साहित्य जो होता है ज़्यादातर लिखने वालों का काव्य ही होता है। मैं भी पहले काव्य ही लिखती थी, कहानी में धीरे धीरे आ गई। अच्छा, तो शुरुआत कविता से ही हुई थी? शुरुआत कविता से ही हुई थी, लेकिन मैंने अपनी पहली कहानी क्लास 8th में लिखी थी। अच्छा। तो उसके बाद तो आपकी सबसे पहली जो प्रकाशित रचना है वो कविता थी, कहानी थी या क्या थी? और जब वो प्रकाशित हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरी सबसे पहली प्रकाशित जो रचना है वो कहानी थी और कहानी का नाम था अम्मा। वो जन खबर लाइव पे प्रकाशित हुई। अच्छा। आशीष चौबे जी हैं, उन्होंने उसको मुझे मौका दिया था और वो वहाँ पे प्रकाशित हुई थी। तो अम्मा में क्या लिखा था आपने? अम्मा एक ऐसी महिला की कहानी है जो साहित्य में बहुत अच्छा करना चाहती है और कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, ऐसी समस्याएं उसके साथ आती है कि उसे अपना घर छोड़ना पड़ जाता है। तो वो घर छोड़ करके फिर वो एक अनाथ बच्चे को पालती है और वो पूरे गांव की अम्मा बन जाती है। अच्छा, आपने जैसे कई विधाओं में लिखा है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी विधा लगती है या आपको किसमें लिखना रुचिकर लगता है? मुझे कहानियाँ लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहानियाँ मेरा पहला शौक़ है। वो कहानी हो, लघु कथा हो, कुछ भी हो, लेकिन गद्य लिखना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो कहानियाँ जो आपकी होती हैं वो काल्पनिक हैं या किसी किरदार के ऊपर होती हैं, आपके आसपास के समाज और इसकी कहानी होती है? या कहानी को मैं ये कहूँगी कि हमारे आसपास जो मुद्दे होते हैं, हमारे समाज से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, वो कहानी का रूप वही धर के आती हैं। एकदम काल्पनिक रूप से तो हम नहीं कह सकते,
कि कहानी पूरी कल्पना की ही कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना कहानी नहीं होती है। कहीं ना कहीं जैसा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पात्र होता है जो आपको कभी प्रभावित करता है, या कोई ऐसा मुद्दा होता है जो आपको अट्रैक्ट करता है, तो वो आपकी कहानियों में होते हैं और उनको बुनने बुनने का काम एक कथाकार का होता है। वैसे तो आपने बहुत सारे विषयों पर लिखा है, जैसे आपने पर्यावरण पर भी लिखा है और भी, लेकिन कोई ऐसा खास विषय जो आपको बार बार लिखने की, जिस पर आपकी इच्छा होती हो और उसी बात को आप और भी अच्छी तरह बेहतर ढंग से या नए कलेवर में रखना चाहती हो? देखिए, मुद्दे या वो कभी भी पुराने नहीं होते हैं, तो मुझे सामाजिक मुद्दों पे लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है और प्रेम लिखना भी मुझे पसंद है। समाज के साथ प्रेम, वो प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, वो स्त्री पुरुष के आपसी प्रेम का हो सकता है, माँ बेटे का प्रेम हो सकता है, मतलब प्रेम जो मुख्य होता है मेरे उसमें लेखन में, वो समाज और प्रेम होता है। अच्छा, आप जब लिखती हैं कोई कहानी, तो आप क्या कोई नया विषय चुनती हैं और उसको पे लिखना चाहती हैं, तो आप कोई विशेष प्रक्रिया उसके लिए करती हैं या अपने विचार से उसे लिखती हैं या उसको कैसे संजोती हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब भी कोई मुझे इस प्रश्न से पूछता है तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि देखिए, लिखने के पहले मेरे ख्याल से हर लेखक कुछ ना कुछ भाव पिरोता ही है, तभी वो किसी चीज़ को खड़ा कर पाता है, कोई वो कहानी हो, कविता हो, कुछ भी हो, लेकिन भावों का उद्वेलन होता है तभी ये सब कुछ होता है। मैं भी लेखन के वक्त कुछ ना कुछ ऐसे आसपास के मुद्दों को या किसी चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया तो उससे शुरू करती हूँ, लेकिन मेरी लिखने में जो शब्दों का वो रहता है, मेरा ये रहता है कि मैं पहला शब्द जो लिखूँ मेरी कहानी का या लघु कथा का या उपन्यास का, वो शब्द जो है सा या शा से शुरू हो। ये इसके लिए मुझे कई बार बहुत सारे शब्द ढूंढने पड़ते हैं, बहुत सारी मतलब अपने विचारों को उथल पुथल करना पड़ता है कि नहीं, इस तरीके से करूँगी तो ये नहीं आएगा, ये करूँगी तो ये नहीं आएगा। इसको करने के लिए मैंने अपने उपन्यास के हर खंड का, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा जो भी खंड है, हर खंड की शुरुआत में भी इस चीज़ को रखा है कि पहला शब्द जो उससे शुरू हुआ है वो या सा है या शा है। इनसे ही मैं शुरू करती हूँ और इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि विचार एक बार ही आ गए, विचार आना एक अलग बात है, लेकिन उन विचारों को मंथन करके उन्हें एक रूपरेखा पहनाना और उसके लिए भी एक किसी खास शब्द को लेना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल मुझे अच्छी लगती है। तो ये ऐसा शा और साथ के साथ हाँ, आपका विशेष लगाव का कोई कारण तो आप यही कहेंगे कि जो मेरी पहली कहानी छपी थी, उस कहानी में की शुरुआत का शब्द शाह से था और मैं ऐसे ही पलट रही थी और वो कर रही थी, तो मैंने कहा शायद इस शब्द की वजह से मेरी कहानी छप गई है। तो मुझे नहीं मालूम ये किस समय मेरे दिमाग में कैसे ये आ गया, लेकिन तब से आप उसे फॉलो कर रही हैं? मैं फॉलो कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है फॉलो करना। और फॉलो करने से आपको शायद अच्छा मुझे लगता है आपकी हर कहानी जो है एक वो नई ऊंचाइयों पे ले जाती है। आपका हर लेखन आपको शायद दिनों दिन ऊपर ले जा रहा है। अच्छा ज्योत्सना जी, ये आप जो है, जैसे कई बार हमने इंटरव्यू भी सुना है और उसमें आपने कहा कि आप जब लिखती हैं तो लिखती आप हैं और उसको पढ़ना संभव नहीं होता। शायद आपके लिए भी। बिल्कुल, ये मैं अगर आपसे बात कहूँ तो ये बहुत अच्छी बात है और मुझे कभी भी इसको कहने में कहीं भी गुरेज नहीं रहा, कोई शर्मिंदगी नहीं लगती। पहले बहुत लगती थी, लेकिन क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बहुत अच्छी वाली पुअर है, बहुत बुरी वाली खराब है। तो वो इतनी ख़राब थी कि मैं जब पहले लिखती थी, डायरी लेखन करती थी और जो भी, तो कुछ कई बार मन भी करता था, ऐसा नहीं है, कई बार मन करता था कि इसको मैं कहीं भेजूँ। दैनिक जागरण आया करता था, दैनिक जागरण में बच्चों के प्रोसेस और इस तरीके की चीज़ें होती थी, तो मन करता था कि भेज दो इसको। और कोई बड़ा वो नहीं था पहले तो, उसमें भर करके आज ईमेल जैसी चीज़ें कि वो है, लेकिन पहले आपको बाकायदा लिख करके और वो लिफाफे में बंद करके ही भेजना होता था। तो वैसा मुझे ये लगता था मैं लिख के भेज तो दूंगी, पढ़ेगा कौन? पढ़ने के लिए तो मुझे बुलाया नहीं जाएगा
और शायद मैंने कभी भेजा नहीं, लेकिन मैं भेजती तो शायद वो पन्ना खोलने के साथ ऐसे ही रख दिया जाता, चाहे वो कितनी भी अच्छी रचना होती। उम्र के हिसाब से वो हो सकता है अच्छी होती, लेकिन वो कोई भी ना पढ़ता। तो जब से मैंने टाइप करना सीखा तब से ही मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो जैसे कि आजकल लोग बहुत कहते हैं कि जब से ये ऑनलाइन डिजिटल ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में लोग कुछ पॉजिटिव भी बोलते हैं और निगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी कि ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं वो साहित्यकारों को के लिए मददगार हैं या? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और डिजिटल युग के भी दो पहलू। अगर इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इसने हमारी रीचिंग बढ़ा दी है। हम एक क्लिक के साथ अपनी रचनाएं कहीं भी किसी को भी भेज सकते हैं। ईमेल ने हमें यहाँ बैठे बैठे जाने कहाँ के लिए 1 सेकंड का काम है मेरे लिए। और इसलिए डिजिटल तो युग किसी भी चीज़ के लिए ख़राब तो नहीं है, और साहित्य के लिए तो बिल्कुल नहीं। हाँ, साहित्य में अगर जो आप कहेंगे कि पढ़ने वाला बात है, या मतलब जैसे किताबों को लेकर के पढ़ना या किताबों के साथ रूबरू होना, वो एक अलग चीज़ थी। वो स्वाद ही अलग था। तो वो नहीं है अब। लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, किताबों की जगह डिजिटल तरह तरह के ऐप हैं, उनको डाउनलोड करते हैं और उससे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने जब भी डिजिटल पढ़ना चाहा तो मुझे लगा किताबें पढ़ना ज़्यादा आसान है। तो मुझे लगता है डिजिटल होना बहुत अच्छी बात है, और उसके पीछे की जो एक आधी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन मेरे लिए तो डिजिटल होना बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी रचनाएं जब पहुंचने लगी संपादक तक, तो संपादक उसको पढ़ने लगा। क्योंकि वो लेखन की भी समस्या की समस्या का समाधान निकल आया था। बहुत बड़ा समाधान था मेरे लिए। तो इस तरह आपके लिए तो बहुत अच्छा, और हमें लगता है ऐसे तमाम उन लोगों को इसने मदद की होगी। और ये जो डिजिटल उड़ान थी, उसी उड़ान के माध्यम से आप शायद अमेरिका तक पहुंच गई जी, और वहाँ की भी एक पत्रिका में आपकी रचनाएं कई बार आई हैं। तो वो कौन सी पत्रिका है और वो उसमें आपकी कौन सी कहानी है? हाँ, वो सेतु पत्रिका है, और ये द्विभाषीय पत्रिका है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होती है। तो इसमें मेरे जो हिंदी वाला जो इसका संस्करण निकलता है, ये निकलती एक साथ ही है, तो जो इसका हिंदी वाला संस्करण होता है उसमें रचनाएं मेरी कई बार आई हैं। और अब इतना तो मुझे याद नहीं कि कौन सी आई हैं क्या आई हैं, लेकिन बहुत सारी रचनाएं आई हैं। उसमें सबसे पहला एक कंपटीशन हुआ था, उसमें मेरी रचना मैंने भावनाओं का संबल भेजी थी। वो पहली रचना थी जो अमेरिका में मेरी छपी थी, इसलिए वो मुझे अभी भी याद है। वो मेरी लवकथा का शीर्षक भी काफी अच्छा था, भावनाओं का संबल, वो छपी थी। ज्योत्सना जी, आपका रेडियो पर भी साक्षात्कार भी हुआ है, दूरदर्शन में भी हुआ है। तो आपकी जो जब आपको किसी साक्षात्कार के लिए ऐसे बुलाया गया एज ए साहित्यकार, और आप साहित्यकार की तरह इस्टेब्लिश हो रही थी, तो कैसा लगता था आपको? और कभी ये भी लगता था कि मैं इंटरव्यू कैसे फेस करूंगी, ये भी मन में आया, या आपको कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, निश्चित ही आनंददायक वक्त होता था। बहुत अंदर से खुशी होती थी कि मैं ठीक है छोटे छोटे सोपान चढ़ रही हूँ। लेकिन अगर ये कह दें कि एकदम से कॉन्फिडेंट थी, तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही कॉन्फिडेंट थी। जब मैं पहली बार इस पर टीवी के लिए मैंने काव्य पाठ किया था, तो मुझे कई रिटेक देने पड़े थे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे शायद अंदर से मंच पे पढ़ते हुए और जगहों से लोगों से मिलते हुए तो वो हिच खत्म हो गई, तो फिर नहीं आई प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, पहला जब मैंने अपना काव्य पाठ किया था तो मुझे कई रिटेक देने पड़े थे। कम से कम 2 या 3 रिटेक के बाद मैं अपनी कविता पढ़ पाई थी। ओह, ठीक, करत करत अभ्यास थे, जन्मत होत सुजान रसरी आवत जात से सिल पर पसार। और वही आज आप में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि आप बहुत, और आपको जब डिजिटल प्लेटफॉर्म से इतनी सफलता और इतना बड़ा आपको स्थान मिला है, तो आप क्या कहती हैं, क्या ये नए जो हमारे साहित्यकार अभी बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, उनके लिए भी ये मददगार है? बिल्कुल। और किस तरह से? बिल्कुल मददगार है। उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन देंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि हर जगह कंपटीशन होते रहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में ये नहीं कह सकते आप कि कंपटीशन नहीं है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। और बहुत जगह कंपटीशन, ये छोटी छोटी पत्रिकाएं, बड़ी पत्रिकाएं, सभी कंपटीशन कराती हैं।
और इनके लिंक ज़्यादातर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आते हैं। आप थोड़ा सा सजग रहिए, उनको देखते रहिए। अगर वो कंपटीशन आपको मिलते हैं, आपको छोटा से छोटा कंपटीशन हो, उसको आप ज़रूर वहाँ पे अपनी रचनाएं भेजिए। और क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपनी रचनाएं संपादकों तक पहुँचाई, तो उस तरीके से भेजते रहिए। और देखिए, अगर आपकी लेखनी में दम होगा तो संपादक जरूर से। वनिता मैगजीन का भी मैं कंपटीशन वनिता मैगजीन में हमेशा निकलता है, और वो साल में एक बार वो कंपटीशन होता है। तो लास्ट ईयर मेरी कहानी उसमें जीती थी। वो भी है कि किताबें भी लेते रहिए, क्योंकि अगर आप लिख रहे हैं तो आपको सजग रहना पड़ेगा कि आपकी रचनाएं लोगों तक पहुँचे, क्योंकि स्वांता सुखाए लिखना अलग चीज़ है। और अगर हम इतने डिजिटल हुए हैं कि हमारी रचनाएं लोगों तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पे हमें इसके लिए सजग रहना चाहिए। अच्छा, आपको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, तो जब आपको ये सम्मान मिलते हैं कहीं भी कोई साहित्यिक उस पर, तो क्या उससे आपके जो साहित्य का लेखन है उसमें उसके प्रति कुछ और प्रोत्साहन और उत्सुक लिखने की वो बढ़ती है? जी, प्रोत्साहन तो मिलता ही है, लेकिन हर वक्त नतमस्तक रहती हूँ कि ये सम्मान प्रभु की इच्छा से मिले हुए हैं, माता पिता के आशीर्वाद से मिले हुए हैं। तो इनको मतलब इनके ऊपर मैं बहुत क्या ही बोल सकती हूँ। बस ये है कि ईश्वर की कृपा है कि रचनाएं पसंद करी जा रही हैं और सम्मान भी मिल रहे हैं। नहीं, सम्मान मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी। ज्योत्सना जी, आपको सुलोचना जो आपका उपन्यास है उसमें आप उसके लिए आपको मातृ भारती प्रतियोगिता में जो है प्रथम सम्मान मिला जी। था। तो उस आपकी जो कहानी थी या जो उपन्यास था उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि उसमें सुलोचना उपन्यास जो है मैंने सीरीज वाइज लिखा था, क्योंकि पहले जैसे साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, तो उसमें धारावाहिक आया करते थे। तो वही धारावाहिक के रूप में मैंने इसको लिखना शुरू किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ क्रमशः करके लिख रही हूँ। और वो ठीक है, तब तक का पता चला कि मातृभारती एक प्रतियोगिता हो रही थी। मातृभारती भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उस प्रतियोगिता में जो है आप उपन्यास का ही था कि लघु उपन्यास का मैंने उसमें भेजा, तो वहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ, और ये 5,000 का प्रथम इसमें पुरस्कार था। वो पुरस्कार मुझे मिला, और ये इसकी पृष्ठभूमि जो है बंगाली परिवार से है। अच्छा। और उस बंगाली परिवार पे मैंने ये पूरा उपन्यास लिखा हुआ है, जो क्योंकि मैं कलकत्ता भी रही हूँ, तो मुझे थोड़ा वो मेरे दिल के करीब है। मुझे बहुत पसंद आया था लिखते हुए मुझे बहुत खुशी हुई थी, लोगों ने पसंद किया, तो ये भी बहुत अच्छी बात। अच्छा, अभी तो हमने बहुत सारी आपकी सफलताओं की बात करी, आपके पुरस्कारों की बात की, आपके सम्मानों की बात की। एक बात इसके वाइसी वर्सा हम पूछ लेते हैं कि ऐसा कभी हुआ हो कि आपने अपनी कोई रचना कहीं भेजी हो और प्रकाशित नहीं हुई हो? बहुत बार। तो आपको कैसा लगा? बहुत बार। ऐसा नहीं है कि हर जगह रचना भेजने से प्रकाशित ही हो जाती, नहीं होती। बहुत जगह से रचनाओं का रिजेक्शन भी आता है, और रिजेक्शन देख करके थोड़ा सा मन परेशान होता है। वो होता है कि क्या कमी रह गई, कुछ तो रहा होगा, लेकिन फिर नए सिरे से लग जाती हूँ कि नहीं करती हूँ, प्रयास करती हूँ। तो ठीक है, बहुत सी पत्रिकाएं हैं जिनमें अभी तक मैं नहीं छप पाई हूँ। मेरा सपना है कि मैं शायद छप जाऊँ, कोशिश में लगी हुई हूँ। तो आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि जब कभी उन्हें अगर मिलती है, रिजेक्शन मिलता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, आशा और निराशा दोनों जो है, फिर मैं वही बात कहूँगी कि आशा और निराशा दोनों जीवन के दो पहलू हैं, और अगर आप निराशा को नहीं जानेंगी तो आशा का स्वाद पूरी तरीके से आप नहीं चख पाएंगे। इसलिए निराशा मिलती है तो निराशा या रिजेक्शन जो है वो ये नहीं कहता कि आप आगे प्रयास करना छोड़ें। आप आज नहीं सिलेक्ट हुए हैं, कल हो जाए, सकता मतलब है। उम्मीद रखनी चाहिए और लिखते रहना, प्रयास कायम है, अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और है ज्योत्सना जी, क्योंकि अभी लोग पढ़ते नहीं हैं जी, पढ़ने की प्रथा खत्म हो गई, लोग वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं। ऐसे में आप किताबों और साहित्य की प्रासंगिकता को कैसे बनाए रखेंगे? ये बहुत बड़ी मुश्किल है। इसके ऊपर हमें सच में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, बहुत मतलब इसके ऊपर प्रयास किया जाना चाहिए, खासकर साहित्यकारों को, संपादकों को, कि क्योंकि हम लिख रहे हैं, हम छप भी रहे हैं, लेकिन हमारी पुस्तकें नहीं पढ़ी जा रही। पुस्तकें पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अगर हम किसी को भेजते हैं तो बहुत सारे आज के जो न्यू जनरेशन है
वो कहता है कि मुझे आप मेल कर दो, मैं इसे सुन लूँगा, कन्वर्ट करके एआई के थ्रू या किसी तरीके से, और वो सुन लेते हैं। सुन करके वो प्रसन्न होते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन वो किताब नहीं पढ़ना चाहते, जो सच में एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है। क्योंकि अच्छा, एक बात और, आजकल एआई भी खूब लिख रहा है। जी जी जी। तो ऐसे में साहित्यकारों का और सृजनकर्ताओं का क्या होगा? इस समय हम दो धारी तलवार पे चल रहे हैं। एआई अपना कर रहा है, हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन मनुष्य हमेशा मशीनों से श्रेष्ठ ही रहा है और आगे भी रहेगा। ज्योत्सना जी, एक बात बताइए, जैसे आप लेखन का कार्य करती हैं, तो बहुत से मंचों पर या कहीं भी आप सभी के साथ मंच साझा करती होंगी या लेखन में भी, तो क्या आपको ऐसा कभी ऐसा लगा कि एक महिला लेखक होने के नाते आपको कभी कहीं कोई समस्या आई हो किसी भी तरीके की, या कहीं कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि अभी तक का मैंने लखनऊ में और लखनऊ से बाहर भी एक दो मंच साझा किए हैं, लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है, बल्कि सम्मान ही मिलता है। हाँ, ये है कि सीमाएं आपको निर्धारित करनी है कि आप कहाँ किससे कैसे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी सीमाएं आपकी अपनी होती हैं। तो बतौर महिला लेखक मुझे अभी तक का किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, समय बदला है, समय बदला, लोगों का नजरिया बदला, सम्मान मिलता है, और सम्मान ही मिलता है। इस महिला होने के नाते, स्त्री होने के नाते आपको स्पेशल ऑनर किया जाता है। इसलिए मैं इस पक्ष में तो बिल्कुल नहीं हुई, कहीं मतलब आहत हुई हूँ मैं, कभी भी नहीं। ज्योत्सना जी, आपने जो लेखन है उसमें आपके जो स्त्री पात्र हैं, उसमें आपने कभी अपने खुद की अनुभूतियों या संघर्षों को प्रभावित किया आपके लेखन में? हाँ, किया है। लेकिन संघर्ष तो देखिए जीवन का हिस्सा ही होते हैं। बहुत लघु कथाओं में इस सब चीज़ों का बहुत मिला है। मेरी एक इसमें कथा है मेरी सारंगा में कि परिवार मतलब जब बाहर निकलते हैं तो जो पुराने घर होते हैं वो किस तरीके से, जो पैतृक आवास होते हैं वो किस तरीके से परेशान होते होंगे, कैसे दुखी होते होंगे, तो उनका मानवीयकरण करके मैंने लिखा है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में बदलाव आते गए हैं, उनके अकॉर्डिंग मैंने बहुत कुछ छूने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात लिखी है। आपकी कहानियों का मंचन भी हुआ है जी। तो वो जो मंचन है वो आपकी कल्पनाओं और रंगमंच को जो कैसे जीवंत करता है? हाँ, ये मेरे लिए पहला अनुभव था, और ये अभी लखनऊ में ही हुआ था 17 दिन 50 कहानियों का एक प्रोग्राम, जिसमें जो है बहुगुणा जी और विकास श्रीवास्तव जी ने कहानियाँ ली थी और उन कहानियों का बहुत अच्छे से मंचन किया था। तो उसमें मेरी 2 कहानियाँ ली गई थी, एक शेख साहब का प्याला और ये इश्क नहीं आसान। इन दोनों का मंचन उन लोगों ने किया था और वो मंचन बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत अच्छा था, लोगों द्वारा पसंद किया गया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे क्योंकि अभी तक का मेरी कहानियों का मंचन नहीं हुआ था। ज्योत्सना जी, आपने जो एक उपन्यास लिखा है पन्नी जी, उसका नाम सुन के ऐसा लगता है कि जैसे उसमें कुछ पॉलीथीन के बारे में आपने लिखा होगा। तो जिससे ये भी कोरिलेट होता है कि शायद वो पर्यावरण से संबंधित कुछ विषय होगा। तो क्या सिर्फ एक पन्नी पर इतना बड़ा उपन्यास लिखना संभव है या कुछ और भी उसमें ऐड किया है आपने? देखिए, पन्नी आज हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पर्यावरण से की अगर बात करते हैं तो हम बरसात के मौसम में ये इंटरव्यू कर रहे हैं और आपने खुद देखा है कि जल भराव कितना होता है, और इस जल भराव के लिए बहुत बड़ा कारण ये पॉलीथीन्स होते हैं, पन्नी जिनको मैंने कहा। पन्नी एक देशी भाषा में बोले जाने वाला शब्द है, पॉलीथीन तो अंग्रेजी में आता है। तो पन्नी बहुत ही उसमें, तो इसकी जो नायिका है वो नायिका भी उसको विशेष रूप से पॉलीथीन से, पन्नी से प्रेम है, वो ग्रामीण परिवेश से है। अच्छा। तो उसका अंत भी पन्नी के साथ ही होता है। तो सामाजिक मुद्दा में इसको जो नायिका है जो लिख रही है उसने कई लेख इसके ऊपर इसमें लिखे हैं, कई तरीके से उसने प्रयास किया है कि हम इन पॉलीथीन से कैसे दूर रहें, क्या करें। क्योंकि आज जब भी पॉलीथीन्स पे बैन लगता है तो सबसे पहले छोटे दुकानदारों पे लग जाता है, सब्जी वाले पे लग जाएगा, चाय वाले पे लग जाएगा, उस पे लग जाएगा। तो इस चीज़ को मैंने इसमें लिखा है कि इनसे वो करने के साथ ही साथ आप इन पे बैन लगाइए, ठीक है, लगना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए उन्हें दूसरा रास्ता तो बताइए। क्योंकि हम 4 दिन इस बैन से तो वो कर सकते हैं, लेकिन आगे हमें ये मेरी ज़रूरत बन गई है आज की, तो इस ज़रूरत से उबर करके हम कैसे बाहर आए उसका थोड़ा सा सोल्यूशन
उपन्यास में मैंने लिखने का प्रयास किया ज्योत्सना जी, आपकी जो दूसरी पुस्तक है लघु कथा पे है, सारंगा, है। सारंगा। तो उसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी लघु कथाएं लिखी हैं। तो उसकी कोई एक ऐसी, एक तो लघु कथा लिखने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, और हम एक ये बात भी जानना चाहेंगे कि कहानी और लघु कथा में क्या फ़र्क है, लघु कथा लिखने का क्या तरीका है, क्या होना चाहिए उसके लिए, क्या नियम फॉलो किए जाते हैं? देखिए, लघु कथा आज क्यों जन्मी, लघु कथा आज का विषय नहीं है, आज का लेखन नहीं है। लघु कथा बहुत पहले से, शॉर्ट स्टोरी पढ़ के हम बड़े हुए हैं, लघु कथाएं बहुत समय से लिखी जा रही हैं। लेकिन लघु कथा अचानक इसलिए इतना ज़्यादा प्रचलित हो गई क्योंकि लंबी कहानी या उपन्यास पढ़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है। लघु कथाएँ तो छोटी कहानियाँ हैं, छोटे मुद्दों पे, बड़े मुद्दों पे छोटे तरीके से लिखी गई बातें होती हैं। जो मुद्दा बड़ा है, विषय गंभीर है, लेकिन उनको लिखने के लिए शब्दावली बहुत कम है। तो उस शब्दावली में को पढ़ने के लिए आपके पास वक्त होगा, आप पढ़ लोगे। तो इस वजह से लघु कथाओं का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है। और लघु कथा और कहानियों के बीच का जो बेसिक फ़र्क तो शब्दावली का ही है। और दूसरा ये है कि लघु कथा एक विमर्श को जन्म देती है। लघु कथा जिस कालखंड में शुरू होती है उसी कालखंड में ख़त्म होती है। तो ज़्यादा इसमें आदमी को ये नहीं लगता कि नहीं अब आगे क्या होगा। उपन्यास में हम जब पढ़ना शुरू करते थे एक पन्ने के बाद आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, उत्सुकता बनी रहती है। इसको आपने पढ़ा और आपकी उत्सुकता जब तक जन्म लेती है तब तक ये कथा खत्म हो जाती है, लघु कथा, और एक विमर्श को जन्म देती है। उस विमर्श के साथ आप सोचते हैं कि अरे क्या ऐसा भी हो सकता था। और अगर विमर्श को जन्म नहीं देती है तो लघु कथा नहीं होती है। लघु कथा का मुख्य मुद्दा ही ये है कि वो विमर्श को जन्म। बहुत बढ़िया बात है। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी दोनों पुस्तकें दिखाएं, जिससे वो जब पढ़ना चाहें तो उन्हें लेके, और वो कहाँ मिल सकती हैं उन्हें, ये भी बताइए। ये सारंगा है, ये इससे शारदेय प्रकाशन से आई है, और ये आपको शारदेय प्रकाशन से मिल जाएगी। ये शारदेय प्रकाशन से आपको मिल जाएगी इसका, और ये आज भी उपलब्ध है शारदेय प्रकाशन में। और ये है पन्नी जो शिवना प्रकाशन से आई है, और ये शिवना प्रकाशन में उपलब्ध है, आपको मिल सकती है। ये उपन्यास है, इसको आप अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो ले सकते हैं, तो अपने अपने उसके ऊपर है। अच्छा, तो एक लघु कथा आप मुझे उसका कोई अंश सुनाएं, हम सुनना लघु कथा चाहते का हैं। अंश क्या, मैं पूरी लघु कथा ही सुनाऊंगी जी। तो आपको समझ में आएगी। और कहिए तो मैं भावनाओं का संबल जो मेरी जो पहली आपको अच्छी लगे कि ये हमारी बहुत पसंद की गई है। हाँ जी बिल्कुल। संतू ने दम भरा और चिलम हरिया की ओर बढ़ाते हुए कहा, दादा डॉक्टर क्या कहते हैं? हरिया ने सांस खींचकर कहा, क्या कहेंगे, वही जो कहते चले आ रहे हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। तुम भी ना दादा अच्छे चक्रों में फंस गए हो। मेरी कहा मानो तो एक सलाह दूं। छोटे भाई की बात सुन। हरिया के थके हुए चेहरे पर मौन स्वीकृति आ गई। मैंने सुना है कोर्ट भी इसमें सजा न देती। तुम क्यों ना इसकी दवा दारू बंद करके कुछ ऐसा करवा दो कि अभागिन अपने कर्मों से छुटकारा पा जाए। खाना पानी नाक से मल मूत्र सब छी छी। अरे वह तो तुम हो दादा जो यह सब कर रहे हो, और तुम्हारा कष्ट ना देखा जाता, सारे दिन खटते रहते हो। अरे अपनी रोटी पानी का भी कोई इंतजाम करना है तुम्हें कि नहीं? और फिर वंश भी तो चलाना है। कुछ भावनाएं नहीं रह गई हैं तुम्हारे पास माँ बाप की, कि सब भूल गए हो? अरे माँ बाप का वंश चलाना है कि नहीं? हरिया ने चिलम रख उठते हुए कहा, संतु भावनाएं ही तो हैं जो मुझे यह सब करने ना देंगी। तुम भूल गए होगे उसके हाथ की रोटी का स्वाद, पर मुझे अभी तक उसकी रोटी का स्वाद और साथी होने की छुअन के सुख का एहसास है। साथ ही याद है बाप दादाओं का सिखाया इंसानियत का पाठ। हरिया उठकर लंबी गहरी नींद में सोई अपनी घरवाली के पास बैठा, उसके माथे की बिंदिया ठीक करने लगा। अचेत निद्रा में लेटी हुई जिंदगी भी जीवन की चमक से दमक उठी। वाह, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो डेड बेड जो मतलब उसमें है,
कोमा में। हाँ, और और उसका पति उसकी सेवा कर रहा है। उसके पति सेवा कर हाँ रहा है। जी। क्योंकि ग्रामीण परिवेश से उठाई हुई ये कहानी है, तो हम्म। थोड़ा सा शब्दों का इसमें इस हाँ, तरीके का हाँ। वो है। लेकिन उसे जो है इस बात की ओर भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो दोबारा से अपना हाँ, वो कर दे। और सबसे बड़ी बात जो है कि कोर्ट इसकी सजा नहीं देता। हाँ। कोर्ट मर्सी किलिंग के लिए भी अगर आप अप्लाई करो तो करता है। तो ये मुद्दा भी है मुद्दा भी है इसमें, तो बहुत बड़ा ये मुद्दा यहाँ पे विमर्श है विमर्श है कि ऐसी परिस्थिति में हाँ, आप करो क्या। ज्योत्सना जी, बहुत ही सुंदर आपकी लघु कथा, और बहुत ही शब्दों का सुंदर चयन, और गटी हुई, बिल्कुल एक दूसरे में गुथी और बनी हुई, और इतना बड़ा संदेश लेके ये एक छोटी सी लघु कथा समाज के लिए बहुत बड़ा एक स्थान है। और आप हमारे चैनल में आई, हमारे इतना समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और हमें उम्मीद है कि आपकी इस साक्षात्कार से हमारे जो साहित्यकार हैं और जो नए लोग हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और आपको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।